राणा सनाउल्लाह साहब का एक डेरा है, उसके बाहर एहतजाज करने के लिए गए थे कारकुनान। 9 मई के हवाले से ये सजाएं हैं और अब जो इतला आई उसमें 59 रहनुमाओं को और कारकुनों को सजा सुनाई गई 10 साल के लिए, यानी उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई और दहशतगर्दी का मुकदमा, जबकि 16 को 3 साल तक की कैद सुना दी गई। और 9 मई का ये मुबैना वाकया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर एहतजाज होने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, यानी आप अब जिनाह हाउस और राणा सनाउल्लाह के डेरे को भी एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और दूसरा एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या इतने सारे लोगों को आप ऐसे बाटा रेट पे सजाएं दे सकते हैं? उनमें कई लोग ऐसे हैं जो वहां पे मौजूद भी नहीं थे, जिनका उस जगह से कोई उस दिन ताल्लुक भी नहीं था, जैसे कि जरताज गुल वजीर साहबा को अगर आप सुने तो वो ये बताती है मुझे 4 केसेस में 10-10 साल की सजा इस इल्जाम पर दी गई है कि मैं 7 मई को जमान पार्क में इमरान खान साहब और दीगर के साथ मीटिंग में शरीक थी। मैंने अदालत में तमाम सबूत और तस्वीर पेश की हैं जिनमें मेरे हल्के के लोगों ने ये गवाही भी दी है कि मैं उस दिन 700 मील दूर डेरा गाजी खान में अपने हल्के में शादियों और दीगर तकरीबात में शरीक थी। ये तमाम स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। सरकारी गवाहों ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि हमने जरताज गुल वजीर का नाम नहीं लिया, FIR में भी मेरा नाम नहीं है। 8 महीने बाद मेरा नाम जिम्नी में डाल दिया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिर मेरा सवाल यह है कि मुझे किस जुर्म में 10-10 साल की सजा सुनाई दी। अब ये जरताज गुल वजीर साहबा को सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज है, सवाल उठाना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसको बेनकाब करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सादा है कि इमरान खान को किस बात की सजाएं हो रही हैं, इमरान खान के खानदान के लोग जेलों में क्यों हैं, इमरान खान की बीवी जेल में क्यों है, और बहुत सारे सहाफी, बहुत सारे जो है वो आपके इवन शायर को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी, इन्हें बार बार क्यों गिरफ्तार किया जाता है, सब क्यों ज़ेरे अताब है, लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया जा रहा है? वो बेगुनाह लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और जो भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा या तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जरताज गुल वजीर साहब और बाकी लोग इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे फवाद चौधरी साहब और एक जैन कुरैशी साहब हैं, इनसे में तो और कुछ और लोग भी हैं, कारकुन भी हैं, अब वो बरी भी हो गए इन केसों से, लेकिन ज्यादातर लोगों को यहाँ पे सजा हो गई है और 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की और बड़ा रोला उन्होंने डाला। 3 लोग नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ज्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए और पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ उनको हैंडल करे। अच्छा, इनमें एक शेर अब्दुल मरवत साहब हैं, उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया की इमरान खान साहब की टीम है वो ठीक नहीं है, ये अकाउंट्स यहाँ आने चाहिए। यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी मानते हैं और अंसार अब्बासी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं बार बार कि ये इधर पाकिस्तान में लाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब के बाद अब अंसार अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब के हक में एक ताज़ा गवाही दे दी है। पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी थी कि इमरान खान साहब जो जेल में कैद है या जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने कॉलम लिखा कि इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए और इसी से वो बाहर आ पाएंगे या उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। वरना उन्होंने मिसाल दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की और दीगर। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एक और जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इमरान खान को मशवरा देते हैं कि माफी मांग लें। जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, कत्ल किया था और एक डिक्टेटर ने किया था। अब डिक्टेटर को सुहेल वड़ाइच साहब कुछ नहीं कह रहे, मकतूल को सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। यानी ये तो वही बात होगी ना, एक शेर हम बचपन से अदालतों में सुनते चले आ रहे हैं कि ये भी दलील मान ली अदालत ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। यानी मुझे पूरा शेर याद नहीं है लेकिन वो ऐसे ही था कि जो कत्ल होने वाला है खंजर की नोक के ऊपर खुद ही गिर गया था। कातिल की ये दलील भी मान ली मुनसिफ ने कि मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पे। तो या मकतूल को या जो मजलूम है उसको मशवरा देते हैं, उसे गलत करार देते हैं, उसे कहते हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू कंप्रोमाइज कर ले। उसको ये नहीं कहते कि तू गलत है, उसको ये नहीं कहते कि तेरा जुर्म है, उसे ये कहते हैं कि तेरा जुर्म ये है कि तू कमजोर है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, लिहाजा तू एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुका ले। ये मशवरा सुहेल वड़ाइच साहब देते हैं। खुद भी उन्होंने माफी मांगी। अब देखें ना, सुहेल वड़ाइच साहब की जितनी जल्दी माफी आई है, वो जो मादरत जो छपी है कॉलम के अंदर, उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी बारीक तरीके से पहले सबसे माफी मांगी, इतनी माफी मांगी, इतनी माफी मांगी कि माफी का लेवल ही बहुत
बहुत डाउन कर दिया और फिर एंड में जाके डीजी आईएसपीआर से भी माफी मांग ली। तो ये सुहेल वड़ाई सब बड़े जर्नलिस्ट तो हैं, अल्फाज से खेलना तो उन्हें आता है, लेकिन डीजी आईएसपीआर ने उनके साथ ज्यादती की। देखिए पहले मुलाकात करवाई गई स्पेशली उनकी आर्मी चीफ से, ऐसे तो नहीं कि वो मुंह उठा के जाता और आर्मी चीफ से मिल लेता, तो स्पेशली आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात अरेंज करके करवाई गई। उस मुलाकात के बाद जनाब खाने पे भी बिठाया गया, फिर जो बातें हुई वो उन्होंने रिपोर्ट कर दी और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने मर्जी से रिपोर्ट की थी। बाद में उनका जो इंपैक्ट आया उसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल आ गया और रद्द-ए-अमल में अब एक सीनियर सहाफी को जिसको इस्तेमाल किया गया, जिसको बताया गया, बुलवाया गया, उसे कहा जा रहा है जी वो मफाद परस्त है और वो अपने जाती फायदे के लिए मन गढ़ंत कहानी सुना रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ज्यादती है, ये डीजी आईएसपीआर को नहीं करना चाहिए था, ये काबिल मुजम्मत है। अब अंसार अब्बासी साहब ने भी गवाही दे दी सुहेल वड़ाई साहब के बाद कि इमरान खान का कसूर नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर ले तो बाहर आ जाएंगे। सुने वो क्या कहते हैं, एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है। पहले माफी का मुतालबा हो रहा था, अब हो रहा है कि जिन्हें माफी ना मांगे, लेकिन माफी मांगे बगैर भी आपकी मुश्किलात कम हो सकती है। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगौड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। अच्छा, फौज के खिलाफ तो इमरान खान बात ही नहीं करता। इमरान खान तो कहता है फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। फौज के खिलाफ बात नहीं करता। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि इमरान खान को यह लगता है कि इमरान खान की तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान को लगता है कि वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करके मुल्क के अंदर अपना लॉ चला रहे हैं और अपने फायदे के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इदारे को बदनामी भी हो रही है। ये इमरान खान साहब को लगता है। अब इसमें जो है वो अब्बासी साहब ने वही बारीक काम किया जो हमेशा से होता आ रहा है कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की गलती की निशानदेही करेंगे या अगर आप ये कहेंगे, मुशर्रफ भी यही करता था। मुशर्रफ जो भी करता था वो फौज के खाते में डाल देता था कि जी हम तो फौज है। इसी तरह जो कुछ भी इससे पहले जर्नैलों ने किया, जनरल याया ने किया, जो जनरल अयूब खान ने किया, जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, या जो बाकी जर्नैल जिन्हें बहुत ज्यादा शौक था सियासत में और चीजों में आने का, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा वो फौज के खाते में डालते थे। इस तरह तो जनरल फैज हमीद ने जो भी किया वो भी फौज के खाते में डाल दें, आप उसको आप अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करते हैं जैसे पीएमएलएन वाले या बाकी लोग जो है वो जनरल फैज हमीद को सिंगल आउट करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गंदा काम उसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब जरा ये मामला कर लें तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म हो ही जाते हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी गवाही है जो मीडिया में से आई है। देखिए मीडिया का मसला क्या है, इसको जरा थोड़ा आप समझे। पाकिस्तान में ना लंबे अरसे तक दो पॉलिटिकल पार्टीज रही है, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट बारी बारी सबके साथ अपने ताल्लुकात रखती रही है। तो पाकिस्तान की सहाफत भी तकसीम होगी दो हिस्सों में। पाकिस्तान की सहाफियों की एक बड़ी तादाद नून लीग के हमायती बन गए और एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के हमायती बन गए, और जो बाकी रह गए वो काफ लीग का दौर जब आया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती बन गए। तो बड़ी पोलराइजेशन होगी पाकिस्तान के मीडिया में। अब जब भी कभी इनमें से किसी एक जमात की हुकूमत आती थी तो दूसरे को लगता था कि यार, और उनके सहाफियों को भी लगता था कि हम अपोजिशन में चले गए। इसी तरह जब दूसरी जमात की हुकूमत आती थी तो उन सहाफियों को लगता था हम हुकूमत में आ गए और इन सहाफियों को लगता था हम अपोजिशन में चले गए। तो सहाफी भी अपनी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुकूमतों में आते और जाते थे। हत्ता कि इन्होंने सरकारी ओहदे लेना शुरू कर दिए, इन्होंने गैर मुल्की दौरे करना शुरू कर दिए, इन्होंने सरकारी वसाइल के ऊपर सहाफियों ने इंजॉय करना शुरू कर दिया। कुछ सहाफी जो है वो ये जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में रहती है और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बना लिए। अब उनकी भी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। फिर हुआ ये कि इमरान खान ने इन सारों से लड़ाई की तो ये सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो इनके सहाफी भी सारे इकट्ठे हो गए। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई को बागी और गद्दार समझते, जबकि ये जितने भी सहाफी हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिशियरी हैं और कई दहाइयों से हैं। हम तो नए लोग आए ना, ये लोग तो कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। तो ये जो पुराने सहाफी हैं ये अब उन इख्तिलाफी आवाजों को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे इधर उधर बात कर रही है, ये उन्हें बागी और गद्दार समझते हैं और ये ज़हनी तौर पे ये कबूल कर चुके हैं कि यही सेटअप में हम सबका भला है, क्योंकि हम सारे मिल मिला के हुकूमत में आ गए। यानी सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उनके बेहतरीन ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से हमेशा रहते हैं, उन्हें हम पीपल्स पार्टी के कैंप में गिनते हैं। हामिद मीर साहब आप देखेंगे नून लीग पे भी तनकीद कर देंगे, पीटीआई पे भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वो रास्ता हमेशा बनाते हैं। इस तरह इरफान सदीकी साहब जो है वो हमेशा देखेंगे रास्ता बनाएंगे पीएमएलएन के लिए।
बल्कि अब तो वो एक सेनेटर है। और बहुत सारे सहाफी हैं जो PMLN के लिए रास्ता बनाएंगे। इक्का दुक्का जो है वो फजल रहमान साहब के बहुत करीब है। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सारे जाके खड़े हो गए हैं जिन्हें लगता है कि ये सारे मिलकर गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे भी पोलराइजेशन हो गई है। लिहाजा अब ये इख्तिलाफी आवाजों को कुचलने का और दबाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन इमरान खान साहब को ये साबित किया जा रहा है बार बार मशवरा देकर कि जनाब आप मफामत कर लें, आपका मसला कानूनी नहीं है, अदालतों का कोई लेना देना नहीं है। जो गवाही दी थी अभी सुहेल वड़ाइच साहब ने, वही गवाही अब दे दी है जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने भी, कि इमरान खान का मसला कानूनी आईनी नहीं है, अदालती नहीं है, मुकदमात का नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है। एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त अपनी जिद छोड़ देगी इमरान खान बाहर आ जाएगा, या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो इमरान खान नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया जी अंसार अब्बासी साहब की बात पे। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, डाकिया खबर लाया है कि माफी की अब जरूरत नहीं है, बस फौज के खिलाफ कोई बात ना करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहब, पहली ये बात है कि इमरान खान पूरी फौज के खिलाफ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम लॉ के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हद पार कर चुका है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया आजाद है, हर शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है। और आजकल ये राय फौज के बड़ों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने माओ बहनों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया और गोली तक चला दी, जिसमें कई लोग शहीद हुए हैं। एक खत वहां भी पहुंचा दें कि जुल्म खत्म करें ताकि वहां पर मुश्किलात कम हो। अब मामला ये है ना, देखे शेर अब्दुल मरवत ने भी ये बात की कि मुझे इतनी तकलीफ होती है PTI की तनकीद पे, या जो मुझे बुरा भला कहते हैं, तो सोचे कि इनके मुखालिफिन को या एस्टेब्लिशमेंट को कितनी होती होगी। क्या ये मीडिया हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था। क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया का यूजर जो आम पाकिस्तानी है, क्या वो हमेशा से इतने गुस्से में था? तो नहीं था। ये जब लोगों ने देखा ना कि औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के साथ जुल्म जबर और फस्तायत की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया और लुट मार कर दी गई और मुस्तरद शुदा चेहरे लाकर मुसल्लत कर दिए गए, तो लोग रिएक्टिव होते गए। एक तो लोगों की बनाई हुई हुकूमत गिरा दी, और फिर लोगों ने दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की तो उसको बनने नहीं दिया गया। ये लोग रद्द अमल दे रहे हैं। देखिए ये आगे के बाद लोगों के पास बंदूकें तो है नहीं, वो निकाल के बंदूकें शुरू हो जाए, या लोग कुछ और तो करना नहीं चाहते, तो लोग कम से कम अपना रद्द अमल देते हैं। और ये वो रद्द अमल है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वो अनवार काकड़ कह रहा था कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरी पजीराई करते हैं, तो मेरा चैलेंज है अनवार काकड़ को खुल के निकल के बलूचिस्तान में फिर के दिखा दे बगैर सिक्योरिटी के, और बगैर जहां वो चाय पीता था ना इस्लामाबाद में, वहां बैठ के चाय पी के दिखा दे। और अगर और कोई इसको शक है तो इधर इंग्लैंड में आ जाए, यूरोप में आ जाए, किसी भी मुल्क के अंदर खुला अकेला फिर के दिखा दे अनवार काकड़, लोग इसकी जो है वो तबाही फेर देंगे, मंजी ठोक देंगे जिसे कहते हैं पंजाबी में। इसे लग पता जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये अपने बच्चों को तसल्ली दे रहा, वो बता रहा इंटरव्यू में कि जनाब सिर्फ सोशल मीडिया है, लोग तो मेरे से बहुत, कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपने इस मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन चोरी किया है। तारीख में और भी इलेक्शन चोरी हुए, लेकिन बदतरीन इलेक्शन आपने चोरी करवाया काकड़ साहब। आप वजीर आजम थे, यू वर रिस्पॉन्सिबल, और आप सही इलेक्शन करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे। नादरीन, शेर अब्दुल मरवत साहब का मामला जो है वो, मरवत साहब ने कहा जी अब मैं हलीमा खानम और उनके बेटों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा और मैं नहीं करना चाहता, मुझे मशवरा दिया गया मेरे दोस्तों की जानिब से। अब वो अंदर करवा दिए दोनों बेटे, तो अब जनाब मैंने बात नहीं करनी। ठीक है, अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, उनको बात तो समझ आ गई। लेकिन मरवत साहब कह रहे हैं कि PTI का जो सोशल मीडिया है वो गालम गलोच करता है। ये इल्जाम जो है नून लीग भी लगाती है, लगे पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में गालम गलोच का जो कल्चर है या जो बदतहजीबी का कल्चर है वो नून लीग ने मुतारिफ करवाया था, और नवाज शरीफ साहब बहुत अप्रिशिएट करते थे इन चीजों को। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ यही इल्जाम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाते हैं। यही इल्जाम शेर अफजल मरवत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं कि इनकी जुबान बहुत गंदी है। लेकिन हुआ ये कि चंद सहाफियों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के स्क्रीनशॉट कुछ शेयर कर दिए, जिनमें मरवत साहब जो हैं वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से बदतरीन और गलीज किस्म की गालियां दे रहे हैं, खवातीन को भी दे रहे हैं। तो ये जो कल्चर है गालम गलोच का, ये खत्म होना चाहिए। गाली चाहे शेर अफजल मरवत को दी जाए, चाहे शेर अफजल मरवत किसी को गाली दे, वो बुरी चीज है, वो नहीं करना चाहिए और इससे इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान साहब से मुलाकात की कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो सदीक जान साहब ने उठाया, और बड़ी टेक्निकल चीजें उन्होंने इस मामले में उठाई। मैं चाहता हूं कि सदीक जान साहब ने जो बात उठाई वही मैं आपके सामने रख दूं।
एक तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकातों का मामला जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुफ्त की लीगल टीम देखती रहेगी तब तक सब एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। पीटीए की क़यादत रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई अच्छा प्रोफेशनल वकील हम नहीं कर सकते। हालांकि मैं भी ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत लोग फंड करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कर भी सकते हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर लोगों ने इतने इतने फंड ले लिए, तो तहरीक इंसाफ जब फंड मांगेगी तो लोग देंगे। पैसों का तो रोला होना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल वकील ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे और वो जो कानूनी मामला उसको सही तरीके से उठा नहीं पा रहे। सिद्दीक जान साहब ने जो सवालात उठाए वो ये है, इमरान खान से मुलाकातें ना होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब रुजू किया गया? अगर रुजू किया गया तो दरखास्त नहीं लगी, तो उस दरखास्त को जल्दी लगाने के लिए कौन सी दरखास्त दी गई और कौन सी लीगल टीम कितनी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई? इमरान खान साहब के ट्वीट में मौजूद है कि उन्होंने कई माह पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए मुलाकातों के हवाले से। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की गई? अगर की गई तो कब की गई? पीटीआई की लीगल टीम ने इमरान खान की आइसोलेशन और मुलाकातें ना होने के मामले पर इतना ठंडा प्रोग्राम क्यों रखा हुआ है? वाकई ठंड प्रोग्राम ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाते, अब ये कल फिर मुलाकात पता नहीं होती है या नहीं, लेकिन जो मुलाकातें नहीं हो रही है इसका एक बड़ा रीजन यही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुलाकात हो, पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि मुलाकातें हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दो नंबरी कर रहे हैं और मामले को उस तरह नहीं उठाते जैसे वो मामला उठाया जाना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाजें बंद करने का सिलसिला जारी है। हमारी एक और बड़ी अच्छी आवाज, बड़ी मजबूत पाकिस्तान के मीडिया की आवाज, हरमीत सिंह, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनकी आवाज भी खामोश करवा दी गई। अचानक इनके चैनल की जानिब से इन्हें मालूम होता है कि इन्हें अब नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, तो इनको भी फारिग कर दिया गया, खामोशी से फारिग कर दिया गया। तो एक एक करके हर मुखालिफ आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और बात सिर्फ एक है कि इमरान खान की बात नहीं करनी, उसकी बात नहीं सुनानी, उसका मौक़िफ़ नहीं सुनाना। अब इजाजुल हक साहब कहते हैं जनाब कि सिर्फ इमरान खान साहब इतना ही कह देना कि मुझे अफसोस है तो काफी है। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं जी इमरान खान साहब एक दफा सच्चे दिल से माफी मांग लें। DGISPR कहते हैं जी इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांग लें। अब अंसार अब्बासी साहब यहां तक पहुंच गए कि नहीं, माफी ना भी मांगे कम से कम जो है ना वो लिहाज करें। आर्मी चीफ का ही है ना, फौज की जब बात करते हैं तो इमरान खान फौज पे तो तनकीद करते नहीं, आर्मी चीफ पे करते हैं, तो वो यही चाह रहे होंगे कि आर्मी चीफ पे तनकीद ना करें, हथौला कर दें। तो ये मामला यहां तक पहुंच गया। मामला आगे कहां तक जाएगा ये हम आपके सामने रखते रहेंगे। साथ साथ ये दो बड़े स्कैंडल है नाज़रीन, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक, इतला आई है और इतला ये है कि लैपटॉप्स चोरी हो गए हैं, और ये जो लैपटॉप चोरी हुए हैं ये बड़ी तादाद में चोरी हुए हैं। खुर्रम इकबाल साहब जर्नलिस्ट, उन्होंने खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत 1000 से ज्यादा लैपटॉप गायब हो गए। हुकूमत को जो है बड़ा नुकसान हुआ है। जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश की गई है। तो ये नाज़रीन, एक तो 1000 से ज्यादा लैपटॉप गायब हो जाए तो छोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर है, लेकिन यहां पे किसी के कानों पे जूं नहीं निकली। दूसरा एक और बड़ा स्कैंडल है और वो बिजली के बाद LNG का स्कैंडल है। यानी ये मुस्लिम लीग नून का तोहफा था कि जब पाकिस्तान को 20,000 मेगावाट से 22,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी तो इन्होंने 41,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा दिए, और वो इस तरह के लगाए कि बिजली बनाए या ना बनाए आपने उनको बिल देते रहना है। तो अब पाकिस्तानियों को जो है वो 3 गुना महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ये शरीफ खानदान ने पाकिस्तानियों पे एहसान किया। इन्होंने एक एहसान और किया, इन्होंने कतर के साथ मुआहदा किया और अब मिन्नतें कर रहे हैं कतर की कि हमारी जान छुड़ा दें किसी तरह। खबर के मुताबिक इन्होंने $5 अरब के LNG के 177 कार्गो शिप्स खरीदने का मुआहदा किया, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि इतने तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। यानी अब जो हम गैस मंगवा रहे हैं कतर से, इन भाइयों ने इतनी ज्यादा गैस खरीद ली कतर से अगले 2030 तक के लिए, इतनी गैस खरीद ली कि अब वो हमारी इस्तेमाल से ज्यादा हो गई। लेकिन कतर को क्योंकि मुआहदा हो चुका है, अब वो गैस भेजता जा रहा है और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो गैस निकलती है उस गैस की प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है क्योंकि बाहर से ज्यादा आ रही है। तो उन्होंने कहा जी महंगी गैस दो अवाम को, ये सस्ती वाली ये ना दो, और इससे पाकिस्तान का लगातार नुकसान हो रहा है। ये है इन हुक्मरानों की पॉलिसी। अच्छा, ये पॉलिसी क्यों बनाते हैं? यानी क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारी 22,000 मेगावाट की जरूरत है, हम 41,000 मेगावाट यानी दुगनी बिजली क्यों बनाना चाहते हैं? इससे कीमत 3 गुना हो जाएगी। क्या इन्हें ये बात नहीं पता थी? इन्हें पता थी। क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारे पास कितनी गैस निकलती है और हमें कितनी इजाफी गैस चाहिए जो हम कतर के साथ मुआहदा करें? इन्हें पता था। देखिए, आप जब कमीशन आपको मिलता है ना, तो आप जितना बड़ा मुआहदा करते हैं उतना ज्यादा कमीशन मिलता है। जितनी ज्यादा IPPs लगाएंगे बिजली बनाने के कारखाने, उतना ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा ना। जितनी ज्यादा गैस आप परचेज करेंगे कंपनियों से, वहां से आपको पहुंचेगी,
उतना ही ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा ना। तो ये है सादी बात। तो इन्होंने गैस में भी पाकिस्तान को मारा, बिजली में भी पाकिस्तान को मारा। ये दो इश्यू सिर्फ खोल दिए जाए ना, तो इस खानदान का नाम हमेशा के लिए ना सिर्फ ईसीएल में रहे, बल्कि ये जेलों के अंदर बाकी जिंदगियां गुजारें, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ इन मुआहिदों में कर दिया है। ऐसा जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। वैसे तो जुल्म करते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, मारते हैं, गोलियां मारते हैं, जेलों में डालते हैं, वो तो अलग है।